लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एबनॉर्मल मोलर मास। फिर से दोबारा उसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि आखिर मोलर मास एबनॉर्मल क्यों हो जाता है। राइट, कि मोलर मास तो एक फिक्स टर्म था, आज तक पढ़ते आए थे, तो क्या उसकी वैल्यू भी एक फिक्स से कम या ज़्यादा हो सकती है? क्या NaCl का मोलर मास भी 58.5 से कम या ज़्यादा हो सकता है? उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने बात किया था कि दो केसेज में मोलर मास एबनॉर्मल ऑब्जर्व किया जाएगा। कब कब? जब पार्टिकल या तो डिसोसिएट करें या फिर पार्टिकल क्या करें, एसोसिएट करें। पार्टिकल डिसोसिएट करने का सीधा सा एक एग्जांपल An लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटा, और एसोसिएट करने का कि बहुत सारे पार्टिकल एसोसिएट होकर एक पार्टिकल में बदल गए। जब आपका डिसोसिएशन होगा तो फिर क्लियर सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम कहेंगे भाई नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल पर करती है वो भी इंक्रीज होगी। और हम सबको पता है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो जो मोलर मास की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली वेरी करता है। यह हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में पढ़ा। राइट, अब सीधा सा मतलब है कि मोलर मास आपका डिक्रीज हो गया तो जो मोलर मास यहां पर ऑब्जर्व किया गया वो नॉर्मल नहीं है, वो आपका क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास है। एबनॉर्मल मोलर मास है। सेम स्टोरी इन केस ऑफ एसोसिएशन। राइट, when dissociation takes place or association takes place, so number of particle in case of association, तो चीजें जुड़ जाएंगी। 10 पार्टिकल एसोसिएट होकर एक पार्टिकल में बदल गए, 2 पार्टिकल में बदल गए, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन के केस में डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मोलर मास की वैल्यू इंक्रीज होगी। फुली द पॉइंट इज क्लियर? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है तो दोनों लीनियरली वेरी करेंगे, लेकिन मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इनवर्सली वेरी करता है तो वो इनवर्सली वेरी करेगा। इसका मतलब यहां पर जो मोलर मास है वो आपका मोलर मास क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास है। राइट, और हम लोगों ने बताया कि ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। राइट, पर एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि जब 900 ग्राम वाटर का एक एग्जांपल लेकर लास्ट क्लास में हमने बात किया कि 900 ग्राम वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज डाला तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ उतना ही एलिवेशन तब हुआ जब 342 ग्राम ग्लूकोज को 900 ग्राम वाटर में डाला, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम थे। लेकिन जब 58.5 ग्राम सेम नंबर ऑफ मोल्स का NaCl डाला तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो उतना ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू NaCl के लिए एबनॉर्मल आई, और जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एबनॉर्मल आई तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी, भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, एबनॉर्मल हो गया। इसका मतलब मोलर मास जो इनवर्सली वेरी कर रहा वो भी एबनॉर्मल होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल तो मोलर मास एबनॉर्मल। राइट, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। तो अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कशन किया था कि वेन ट्रूप साहब ने अपना एक फैक्टर दिया, वेन ट्रूप फैक्टर आई, और जिसको बहुत सिंपली डिफाइन किया गया, दैट इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, दिस इज द फॉर्मूला वेन ट्रूप फैक्टर आई। और आप इसको यूं भी कह सकते हो क्योंकि मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली वेरी कर रहा है तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों लिखा? जो नॉर्मल मोलर मास यहां ऊपर लिखा था वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे चला गया, क्योंकि मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली वेरी कर रहा है। जहाँ एबनॉर्मल मोलर मास नीचे था वहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर चला गया। ये मैथमेटिक्स का जनरल सा पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर और नीचे पॉइंट क्यों शिफ्ट हो गए। ओके, सो point is clear. So you should write as
I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देख सकते हो, पॉइंट इज क्लियर। आप इसको इस केस में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मोलर मास डिक्रीज हो गया है, यानी एबनॉर्मल मोलर मास कम है। किससे? नॉर्मल से। ये कम है और ये ज्यादा है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। Right? When who factor I is greater than 1, when who factor I is greater than 1, it means it represent dissociation। I की वैल्यू 1 से ज्यादा। और यहां दूसरे केस में बात कीजिए कि जब I की वैल्यू, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है भाई, राइट, इस पॉइंट पे बात कीजिए आप, इस पे अलग से बात कर लेंगे। ओके, फिर से आई एबनॉर्मल मोलर मास ज्यादा हो गया है, एबनॉर्मल ज्यादा है, नॉर्मल कम है, ज्यादा है, कम है, इसका मतलब आई की वैल्यू लेस देन 1 है। तो क्लियरली पॉइंट आउट कीजिए, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन, अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि ये डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर। आई की वैल्यू 1 से ज्यादा वैल्यू डिसोसिएशन, ज्यादा पार्टिकल, इतना समझ लीजिए। क्लियर हो गया। सो हमारे दिमाग में पॉइंट क्लियर है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ज्यादा है डिसोसिएशन, इक्वल टू 1 ना एसोसिएशन हुआ और ना डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 कब होगा? जब पार्टिकल एसोसिएट करेंगे, पार्टिकल कम होंगे। तो आई की 3 वैल्यू है, तीनों को अच्छे से समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे बड़ा हेल्प करेगा। जहां भी न्यूमेरिकल्स पे आप जाओगे और आई का मतलब डिसोसिएट होगा, अगर पार्टिकल डिसोसिएट करेगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, अगर एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो मैथमेटिकली भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा जब आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो अगर आपका कहीं भी डिसोसिएशन का केस हो रहा है और आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है, अब आप सबको पता डिसोसिएशन है तो 1 से ज्यादा आएगी, और अगर 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपने कहीं मैथमेटिकली मिस्टेक कर दिया है। तो छोटे छोटे पॉइंट है जिनको समझिए आप लोग। पॉइंट क्लियर है? ओके, तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मोलर मास घटेगा, और वही मोलर मास आपका एबनॉर्मल होगा। जब एसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, मोलर मास इंक्रीज होगा, वही आपका एबनॉर्मल कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है? ओके, अब उसी पॉइंट पे दोबारा से व्हेन टू फैक्टर आई, दैट इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, that is also equal to abnormal colligative property upon normal colligative property. So that is represent to abnormal elevation in boiling point, या आप यहां से शुरू कर दीजिए, अपॉन नॉर्मल P नोट ए माइनस पी ए अपॉन P नोट ए, या फिर एबनॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये वही केस है कि जितना आप प्रीवियस केस में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ग्लूकोज डाला, शुगर डाला, राइट, तो नॉर्मल नहीं आ रहा था, लेकिन NaCl डाला तो वो नॉर्मल नहीं आया जितना एलिवेशन हुआ। सेम क्वांटिटी सेम मोल में डाला तो वो एबनॉर्मल आ रहा था। तो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, इसको आप लोग यूं कह सकते हो, एबनॉर्मल डेल्टा TF अपॉन नॉर्मल डेल्टा TF। सो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपली आप लोग आई की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो किसी भी, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप लोगों को किसी भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, बस इसको याद रख लेना, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास की टर्म में, बाकी तो अपोजिट इनवर्सली वेरी कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है आपके दिमाग में? ओके ओके, और ये भी कंक्लूजन हमारे दिमाग में क्लियर है कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, dissociation, I की वैल्यू इज इक्वल टू 1, neither association nor dissociation, and I less than 1, it means association को रिप्रेजेंट कर रहा है।
पॉइंट क्लियर। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आप एक कॉमन एग्जांपल लेके चलिए जिसे हम समझते हैं डिसोसिएशन, राइट। और हमें पता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, किसके केस में? डिसोसिएशन के केस में, राइट। अब हम लेके चलते हैं एक पार्टिकल NaCl को सॉल्यूट के तौर पे। सबको पता है NaCl दो पार्टिकल में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर हो गया? सो हम लोग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म n इज इक्वल टू 2। दो पार्टिकल में डिसोसिएट हो सकता है। तो n रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी आयोनिक सॉल्यूट, राइट, कितने पार्टिकल में आयोनाइज हो सकता है। तो हमें पता है कि वो दो पार्टिकल में आयोनाइज हो सकता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि आई जो है उसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कि आई की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर तब होगी जब आपका डिसोसिएशन 100% होगा। NaCl 100% डिसोसिएट होगा तो ही व्हेन टू फैक्टर आई की वैल्यू n के बराबर होगी। क्योंकि तो सबको पता है भाई जब पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं NaCl, तो NaCl का एक पार्टिकल दो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दो पार्टिकल में कैसे टूटेगा? 100% डिसोसिएशन होगा तो फिर I की वैल्यू किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगी। वरना I की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू से कम होगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि डिसोसिएशन के केस में, आप ध्यान से समझना, I की वैल्यू 0 से लेकर 1 नहीं हो सकती है, इसके बिटवीन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती भाई, क्यों नहीं हो सकती? 0 से 1 नहीं हो सकती क्योंकि I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा ही होगी। चाहे स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट हो, लेकिन 1 से ज्यादा ही होगी। ना वो 0 होगी, ना वो 1 होगी, ना या 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, राइट, डिसोसिएशन के केस में, राइट। अब बात आता है कि वो NaCl का अगर केस है तो वो वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, और वो मैक्सिमम 2 कब होगी? जब 100% डिसोसिएट हो, राइट। लेकिन अगर वो 80% डिसोसिएट होगा तो फिर I की वैल्यू 2 नहीं होगी, वो 2 का 80% 1.6 होगा, राइट। और अगर मान लीजिए NaCl किसी केस में 60% डिसोसिएट कर रहा है तो I की वैल्यू 60% डिसोसिएट होगा तो 2 का 60%, सो इट इज सॉल्व, वही जैसे 80% निकाला था, तो इट इज, राइट। आप समझिए ध्यान से 60% किसी चीज का कैसे निकालेंगे। सो बहुत क्लियर सा मामला है कि डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है। I का वैल्यू जितना डिसोसिएट करेगा उसी के साथ चेंज होगा। डिसोसिएशन के केस में वो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा और मैक्सिमम किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड के बराबर, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब NaCl के केस में I का वैल्यू आप कहोगे 1 से बड़ा और अधिकतम 2 तक, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम 100% डिसोसिएट हो गया है। कब? जब वो 100% डिसोसिएट हो तो वो दो पार्टिकल में टूट गया है। क्या हो गया? तो क्लियर है I के पॉइंट को लेकर? ओके, तो पॉइंट आपके सामने फिर क्लियर है। I नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 1 से ज्यादा डिसोसिएशन 1, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, और 1 से कम एसोसिएशन का केस है, राइट। और इसके बारे में आपकी समझ क्लियर है। ये एबनॉर्मल है, ये वही चीज है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है। जब हम लेबोरेटरी में थर्मोमीटर लगाकर ऑब्जर्व कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट पे, तो हमें यहाँ पर ये मिला था कि उतना नहीं आ रहा जितना हम सोच रहे थे। जितना ग्लूकोज के केस में आया था, जितना सुक्रोज के केस में उतना नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल आ रहा था तो मोलर मास एबनॉर्मल आया। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व्ड है, जिसको आपने ऑब्जर्व किया था। तो कई बार जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्जर्व शब्द भी मिलेगा। ऑब्जर्व समझ लीजिए किसके लिए इस्तेमाल होगा? एबनॉर्मल के लिए इस्तेमाल होगा। जिसको आप एबनॉर्मल कह रहे हो वही ऑब्जर्व किया गया है। क्लियर है? चलिए अब प्रश्न आता है भाई कि NaCl, MgCl2, AlCl3, राइट, CaSO4, Al2SO4 होल ट्वाइस।
100% डिसोसिएशन अगर है, सो आई की वैल्यू NaCl के केस में 2, MgCl2 के केस में 3, क्योंकि तीन ही आयन बनाएगा, एक Mg+2 और 2Cl नेगेटिव। AlCl3 के केस में 4, Al+3 का एक आयन और Cl नेगेटिव के 3 आयन। CSO4 एक कैल्शियम+2, एक SO4 2 नेगेटिव, राइट। Al+3 के 2 आयन और SO4 3 नेगेटिव के 3 आयन, तो टोटल आई की वैल्यू 5। ये केस है आई की वैल्यू जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो। जो आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो आप लोगों को लिखा मिलेगा, अज्यूम दैट इट इज 100% डिसोसिएटेड, सो यू नो द वैल्यू ऑफ आई दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर कह रहा है कि वो 80% डिसोसिएट हो रहा है तो फिर सीधा सा मामला है भाई, 80% डिसोसिएट हो रहा है तो आप आई की वैल्यू अब 2 के बराबर नहीं होगी, क्लियर है। लेकिन डिसोसिएशन के केस में क्लियर है कि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, राइट। तो ये सिंपल से पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन को कैसे अफेक्ट करते हैं थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मोर आई मीन्स मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है और आई भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर ही होगी, राइट। और बाकी जो डिसोसिएशन है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। हम न्यूमेरिकल्स में भी बात करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जितना आई उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू का मतलब क्या है। अगर आपने 2 एग्जाम्पल लिया और दोनों एग्जाम्पल में समझिए ध्यान से कि अगर आपने यहां पर NaCl डाला और किस कंसंट्रेशन का डाला, 0.1 मोलैरिटी का, और यहां आपने 0.1 मोलैरिटी का ग्लूकोज C12H22O, राइट। सो कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में यहां आई की वैल्यू 2 है और यहां आई की वैल्यू 1 है, क्लियर पॉइंट। क्योंकि ग्लूकोज तो सुक्रोज लिया है, सुक्रोज डिसोसिएट नहीं होगा। सो आई की वैल्यू 1 कब होती है, जब ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। यहाँ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सीधा सा मतलब डिसोसिएशन का केस है। अब आई की वैल्यू ज्यादा है तो सीधा सा मतलब है भाई कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, राइट। सो नंबर ऑफ पार्टिकल कहां ज्यादा है, पार्टिकल्स इस केस में ज्यादा है, क्लियर है। और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो सबको पता है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इसी केस में ज्यादा होगी, क्लियर है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इस केस में ज्यादा होगी तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों केस में हुआ, लेकिन यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहां ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही केस में हुआ, लेकिन यही ज्यादा होगा क्योंकि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही ज्यादा होंगी भाई, कहने की जरूरत नहीं है, राइट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों ही केस में ऑब्जर्व किया गया, लेकिन यहां ज्यादा होगा। एंड ऑस्मेटिक प्रेशर दोनों ही केस में ऑब्जर्व किया, यहां ज्यादा होगा। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा वैल्यू आई की तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वहीं पर ज्यादा होगी। तो पहली चीज मोर आई मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स more delta TB, more delta TF, more P naught A minus PA upon P naught A, right, and more that is osmotic pressure, more osmotic pressure, जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है, क्लियर हो गया। लेकिन कई बार कंपटीशन के अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, और क्या है वो तरीका आप समझिए ध्यान से। और वो तरीका ये है कि इन दोनों केसेस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, और इन दोनों ही केस में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, राइट। ये तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यहां ज्यादा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन भी यहां ज्यादा हुआ। लेकिन आप एक बात देखिए, जहां डिप्रेशन ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा है तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होगा,
राइट। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, और एग्जांपल ये है बेटा कि वी विल टेक टू डिफरेंट कंपोनेंट, राइट। 1000 ग्राम वाटर ले लिया और यहाँ भी 1000 ग्राम वाटर ले लिया। दो एग्जांपल है, राइट। और थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। In both the cases we will take 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर, राइट। अब 1000 ग्राम वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया भाई? सॉल्यूट ऐड किया, और यहाँ भी हमने सॉल्यूट ऐड किया। प्रश्न ये ले लीजिए कि यहाँ तो हमने सॉल्यूट ऐड किया C12H22 ऑयल, और यहाँ हमने सॉल्यूट ऐड किया NaCl। सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ तो I की वैल्यू 2 है, वरना 1 से तो ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सीधा सा मामला है भाई, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट आपका जो है वो एट नॉर्मल कंडीशन में वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस है, एग्जांपल ले लीजिए, राइट। और वेपर प्रेशर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, अज्यूम कर लीजिए 0.987 बार, राइट। दिस इज द पॉइंट। अब प्रश्न आता है भाई कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन जहां I की वैल्यू ज्यादा है वहां एलिवेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब कि यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 101.5 डिग्री सेल्सियस हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यहां भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन मान लीजिए ये 103 ऐसा जूम कर, यानी नॉन सेम सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सेम क्वांटिटी में ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वांटिटी सेम कंसंट्रेशन का बना लिया, ये समझ लीजिए सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तैयार किया, उसी कंसंट्रेशन का यहाँ किया, वहाँ इसी कंसंट्रेशन का यहाँ किया, क्यों क्या? अब बात आता है कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही केस में एलिवेट हुआ, लेकिन जहां I की वैल्यू ज्यादा थी वहां एलिवेशन ज्यादा, एलिवेशन यहाँ भी हुआ। तो ये बात तुमने बात किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां I की वैल्यू ज्यादा वहां ज्यादा होगी, I की वैल्यू यहाँ ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन यहाँ ज्यादा हुआ। एलिवेशन कितना हुआ? 3.8, और यहाँ एलिवेशन कितना हुआ? 100 से 105। इधर एलिवेशन कितना हुआ? 1.5, इधर एलिवेशन कितना हुआ? 3.8। चलिए और समझ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और मान लीजिए -1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.8 डिग्री कुछ नहीं। सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेकिन इस बार फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिक्रीज होगा, डिप्रेशन तो होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिप्रेशन होगा, जहां I की वैल्यू ज्यादा है, और ये मान लीजिए -3.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारा फिर से वही बात है कि मोर I मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोर I मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? मोर I मोर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो I डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। आपको कहने की जरूरत नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन प्रश्न आ रहा है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट तो दोनों में एलिवेट हुआ, लेकिन जिसकी I की वैल्यू ज्यादा उसमें एलिवेशन ज्यादा हुआ।
फ्रीजिंग पॉइंट दोनों में घटा है, लेकिन ज्यादा तो इसका है ही। घटा इसमें भी है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, लेकिन इसमें डिक्रीज ज्यादा हुआ है। डिक्रीज ज्यादा हुआ है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने का जरूरत नहीं है, टॉपिक को बहुत सिंपली लिखिए, और आप लोग यूं लिखिए, आई की वैल्यू के साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से। ये समझ लीजिए याद रखने का एक जुगाड़ है, राइट। जुगाड़, बहुत आसानी से चीजों को याद रख लीजिए, राइट, ट्रिक्स बना लीजिए। सो आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो चीजें बढ़ रही थी वो इसके साथ साथ लिखते जाइए, राइट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और ऑस्मेटिक प्रेशर, राइट। और जो चीजें घट रही थी वो नीचे लिखिए, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जितनी आई की वैल्यू ज्यादा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, उतना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। ये चारों चीजें ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर कम और फ्रीजिंग पॉइंट कम। आई की वैल्यू ज्यादा, वेपर प्रेशर कम, आई की वैल्यू ज्यादा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। लेकिन वेपर प्रेशर कम होगा, आई ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। देख लो आपके सामने एकदम, राइट। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो अगेन द पॉइंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ये समरी है आपकी, आई नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, आई की वैल्यू लेस देन 1 एसोसिएशन के केस में, राइट। और जुगाड़ पे बात किया कि आई की वैल्यू ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर कम। इसका मतलब एक एग्जांपल ले लिया, NaCl जहां आई की वैल्यू 2 है और सुक्रोज आई की वैल्यू जहां 1 है। अब आप सबको पता है यहां आई की वैल्यू ज्यादा है, सो मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मोर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोर ऑस्मेटिक प्रेशर और मोर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। ये सब वैल्यू क्या होंगी, मोर होंगी, मोर होंगी और मोर होंगी, राइट। उसके अलावा मोर क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा। और क्या मोर होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर तो पहले ही लिख दिया था मोर होगा। बात आती है जहां आई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट लेस होगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ है तो फ्रीजिंग पॉइंट लेस होगा। भाई समझ में आगे नहीं आ गया। और दूसरा, क्योंकि लोअरिंग वेपर प्रेशर हुआ था तो वेपर प्रेशर भी लेस होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जहां आई की वैल्यू ज्यादा वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दी। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 0.1 m यूरिया NH2CO NH2 एक कोवलेंट कंपाउंड है और 0.1 m दैट इज KCl एक आयनिक कंपाउंड है। आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2। आपसे पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोच रहे हैं जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर अपॉन, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखोगे, जो बढ़ा है वो लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ता है, जो घटा है वो नीचे लिखोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट। सो आपसे पूछा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, आपको जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा है, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई दोनों। बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें एलिवेशन ज्यादा हुआ है, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम घटा है, ध्यान रख लीजिए ना। आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो आई की वैल्यू ज्यादा है तो आप समझिए ध्यान से, क्लियर हो गया। जहां आई की वैल्यू ज्यादा वहां फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो जहां आई की वैल्यू कम वहां फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोर, बॉइलिंग पॉइंट यहां पर मोर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर मोर है।
पॉइंट क्लियर है आपके, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 0.1 m MgCl, 0.1 m सुक्रोज, C12H22O8, कंप्लीट, क्योंकि ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन है तो 3 है, नहीं भी होगा तो सबको पता है 1 से ज़्यादा होगा, राइट। ये तो एक ही है। ओके, अब बात आता है भाई फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। जहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कम है, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। जहाँ आई की वैल्यू ज़्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट पर आए तो यहाँ गए आप, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया तो यहाँ गए, बॉइलिंग पॉइंट आया तो यहाँ गए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया तो यहाँ गए, ऑस्मेटिक प्रेशर आया तो यहाँ गए, और यहाँ भी जा सकते हो, दोनों एक ही बात है, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया तो आप यहाँ गए इस रिलेशन पर, और वेपर प्रेशर आया तो यहाँ गए। तो प्रश्न आता है भाई दोनों केस में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आपको वेपर प्रेशर, तो जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रश्न फिर से फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, राइट। सो फ्रीजिंग पॉइंट आई की इनवर्सली वेरी कर रहा है। बोलिए फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका आई की वैल्यू कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्लियर है। आई की वैल्यू कम, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें ज़्यादा होगा। सो आई अगेन राइट डेल्टा TF इधर चलेगा एंड TF इधर चलेगा। रिलेशन चेक कर लीजिए, डेल्टा TF ये है और फ्रीजिंग पॉइंट ये है, डेल्टा TB, राइट। जहां आई की वैल्यू ज़्यादा वहीं चलेगा, और बॉइलिंग पॉइंट इस रिलेशन से निकलेगा। इसका मतलब ये है, राइट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नोट है माइनस PA अपॉन P नोट है, राइट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आई की वैल्यू जहां ज़्यादा होगी वहीं ज़्यादा होगा। लेकिन वेपर प्रेशर सीधा सा मतलब है आई से इनवर्सली वेरी करेगा, तो आई की वैल्यू जहां कम होगी वहां वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग धीरे धीरे बहुत अच्छे से इस टॉपिक को लेकर समझ बनाइए। अभी खत्म नहीं हुआ है एब्नॉर्मल मोलर मास और एवेंटिव फैक्टर, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और इजी से न्यूमेरिकल्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हल्का सा दिमाग लगाना है, राइट। और वो दिमाग तभी लगेगा जब यहाँ टॉपिक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। क्लियर है पॉइंट, ओके। और इसी चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा एक बार फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, कि हमारा टॉपिक एवेंटिव फैक्टर आई को का रिप्रेजेंटेशन चल रहा था, जिसके बारे में हमें हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आई की वैल्यू सेम होती है, जैसे 0.1 m ग्लूकोज शुगर ले लिया और 0.1 m ग्लूकोज C6H12O6। अब प्रश्न आता है भाई यहाँ भी आई की वैल्यू 1 है और यहाँ भी आई की वैल्यू 1 है, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे चेंज होंगी, राइट। सबको पता है भाई कंसंट्रेशन पे चलिए आप, राइट। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन ये है, आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली वेरी करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वेरी करेगा, पाई फ्रीजिंग पॉइंट, और ये इनवर्सली वेरी करेगा। इसका मतलब सबसे पहले आप लोग जाइएगा आई के ऊपर। अगर आई से फैसला नहीं हो रहा है, राइट, आई सेम है, तो फिर आप लोग बात कीजिएगा कंसंट्रेशन के ऊपर। दिमाग में बिट बिठा लीजिए, सबसे पहले डिसाइड फैक्टर आई करेगा, और अगर कहीं भी आई की वैल्यू सेम है तो आप लोग किसको चेक कीजिएगा, कंसंट्रेशन को चेक कीजिएगा। आई की वैल्यू सेम होती है किस पे चले जाइए, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेम हो आई चेक कीजिए, राइट। कंसंट्रेशन सेम हो आई चेक कीजिए, राइट। आई सेम हो तो कंसंट्रेशन चेक कीजिए, राइट। और दोनों चीजों में अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा है, अभी तो कंसंट्रेशन से क्लियर हो गया, आई भी सेम ना हो और कंसंट्रेशन भी, दोनों डिफर कर रहे हो, तो फिर आपका वैल्यू आई इंटू कंसंट्रेशन पे चलेगा, आई इंटू कंसंट्रेशन दोनों का मल्टीप्लाई।
अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका आई का वैल्यू सेम है, तो हम किस पे चलेंगे, कंसंट्रेशन। यहीं से जवाब मिल गया। लेकिन अगर आई और कंसंट्रेशन दोनों डिफर कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका 0.1 m NaCl है और ये 0.2 m या 0.3 m क्या है आपका ग्लूकोज है, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन इनटू आई, कंसंट्रेशन इनटू आई, सो इट इज 0.2 और 0.3, राइट। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते इस तरह के जनरली क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम, लेकिन आइडिया होना चाहिए। पहला फैसला आई कर रहा था, कंसंट्रेशन सेम आई देखा, राइट, आई सेम कंसंट्रेशन देखा, दोनों डिफर कर रहे थे, आई और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई किया। अगर किसी क्वेश्चन में आई और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई भी अगर सेम आ जाए तो फिर आप सबको पता है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। फिर आप किस पे जाइएगा, मोलर मास पे, वो लास्ट पॉइंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को तो फिलहाल फोकस किसके ऊपर करना है, ज़्यादा आई के ऊपर फोकस करना है, राइट। जहां आई का वैल्यू, क्योंकि रेंट टू फैक्टर ही हमारा टॉपिक है, राइट, उसे आगे डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग करिएगा। जब आप इस टॉपिक का रिवीजन करो तब आप इन सब पॉइंट्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। लेकिन अभी आप लोग इस टॉपिक को लेकर अपना समझ बनाइए कि जहां आई की वैल्यू ज़्यादा है वहां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो होपफुली द पॉइंट इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंट टू फैक्टर के हेल्प से जो आपके मैथमेटिकल रिजल्ट्स थे, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। द पॉइंट इज क्लियर, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।